हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम आपको इस क्लास में कक्षा 12 रसायन विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है परासरण दाब। ये टॉपिक आपके पेपर में 3 से 4 नंबर का आता है। अगर हम इस टॉपिक के फॉर्मूले के आधार पर देखें तो इससे हमारे पेपर में 5 नंबर का न्यूमेरिकल तक बन सकता है। तो चलिए अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि परासरण दाब क्या है, परासरण दाब किसे कहते हैं। इस वीडियो में हम आपको परासरण दाब को बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। तो यहाँ पर पहले हम समझेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है। तो ये देखिए, हमने अर्धपारगम्य झिल्ली के लिए हमने एक बना लिया है एक पात्र। क्या है ये? एक पात्र है। इसमें क्या भरा हुआ है? इसमें भरा हुआ है विलयन। क्या है? विलयन। अब देखते हैं विलयन किससे मिलकर बना होता है। पहले इसे समझेंगे, फिर अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं विलयन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, मतलब 2 घटकों से मिलकर बनता है। पहला इसमें होता है विलेय। क्या होता है? विलेय। प्लस दूसरा घटक कौन सा होता है इसमें? विलायक। क्या होता है? विलायक। इससे मिलकर क्या बनता है हमारा? विलयन। क्या बनता है? विलयन। अब देखते हैं विलेय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो कम मात्रा में होता है, जिसको हम कम मात्रा में घोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? विलेय। कितनी मात्रा में होगा? वो कम मात्रा में। और विलायक किसे कहते हैं? जो ज़्यादा मात्रा में होता है, जो मतलब घोलता है। जो चीज़ हम विलयन में डालते हैं उसे घोलता है, उसको हम विलायक बोलते हैं। और ये क्या होता है? ज़्यादा मात्रा में होता है। ये होता है ज़्यादा मात्रा में। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि विलेय क्या है, विलायक क्या है। और एक बात और समझो, जैसे कि कम मात्रा मानी क्या, तो यहाँ पर हम जैसे कि चीनी मिलाते हैं, चीनी को हम पानी में घोलेंगे, तो चीनी और पानी का मिलकर क्या बन गया हमारा? विलयन। क्या बन गया? विलयन। ऐसे ही विलयन बनता है। अब देखते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है। ऐसे ही हमने एक विलयन बना रखा है। अब इसमें हम डालेंगे एक अर्धपारगम्य झिल्ली। ये क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली। इसको हम लिख देते हैं, ये लिखा है ऊपर अर्धपारगम्य झिल्ली। अब देखते हैं इसका काम क्या है। ये अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है, ये जो विलायक के कण होते हैं, किसके? विलायक के। इसमें जो विलायक के कण होते हैं, इन्हें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आर पार जाने देती है, मतलब अपने से आर पार जाने देते हैं विलायक के कण को। लेकिन जो विलेय के कण होते हैं, किसके? विलेय के कण, उसे ये आसानी से आर पार नहीं जाने देती। इसको ही हम क्या बोलेंगे? अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं। ऐसी ही झिल्ली होती है जो कि विलायक के कणों को तो अपने से आर पार जाने देती है, लेकिन विलेय के कणों को आर पार नहीं जाने देती है। ऐसी झिल्ली को ही हम क्या बोलेंगे? अर्धपारगम्य झिल्ली। अब देखते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली किस किस में होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली के लिए जैसे हम एक एग्जाम्पल बोलते हैं, जैसे अंडे की झिल्ली। क्या हो गया? अंडा। क्या हो गया? अंडे की झिल्ली। और प्याज होती है प्याज। प्याज के भी अंदर अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। तो उम्मीद है आपको ये झिल्ली समझ में आ गई होगी कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है। अब देखते हैं हम इसकी परिभाषा। लिखा है अर्धपारगम्य झिल्ली। अब इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। इसकी परिभाषा में क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है, इसमें जब किसी विलयन में उपस्थित विलायक के कण आर पार जा सकते हैं, लेकिन विलेय के कण आसानी से आर पार नहीं जा सकते। आप ये लिख लेना, आपको जो परिभाषा सबसे ज़्यादा आसान लगे आप उसे लिखना। और एक परिभाषा ये है, यह करके मैंने लिखा है यहाँ पर, ऐसी झिल्ली जिसमें, ये लिखा है ऐसी झिल्ली जिसमें विलयन में उपस्थित विलायक के कण तो आसानी से आर पार जा सकते हैं, लेकिन विलेय के कण आसानी से
आर पार नहीं जा सकते, इसको ही हम क्या बोलेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। अगर आप मेरी मानो, मेरी तरफ से लिखना चाहो तो आपको ये थोड़ी मतलब घूमी हुई परिभाषा है, ये बहुत आसान परिभाषा है, आप चाहो तो ये वाली परिभाषा लिख लेना क्योंकि ये आसान है। अब देखते हैं हम अगला टॉपिक, अगले टॉपिक को समझते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है, यहाँ पर लिखा है परासरण दाब, कि परासरण दाब क्या है। अब हम इसे पढ़ते हैं। जब हमने अर्धपारगम्य झिल्ली पढ़ ली है तो ये परासरण दाब हमें याद करना बहुत ही आसान और सरल लगेगा। तो अब देखते हैं इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा में क्या क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं को कम, यहाँ पर का है, यहाँ पर आप लिख लेना, ये गलत कर दिया मैंने, हम दोबारा से पढ़ते हैं इसे। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। ये आपका परासरण है। अब मैं आपको यहीं पर समझाती हूँ। ये है हमारा विलयन, इसमें ये है हमारी झिल्ली, यहाँ पर है हमारी कम सांद्रता और यहाँ पर है हमारी अधिक सांद्रता, मतलब ज़्यादा गाढ़ा घोल है और यहाँ पर ये पतला है। यहाँ पर है कम सांद्रता वाला विलयन, ये हो गया हमारा कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन, ये अधिक सांद्रता वाला विलयन है। इसकी ओर विलायक के अणुओं की गति, किसके, विलायक के अणुओं की गति क्या कहलाती है, स्वतः प्रवाह परासरण कहलाती है। यही हमारी परिभाषा में है। तो उम्मीद है आपको ये परासरण समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। ये परासरण में ही है परासरण दाब। आपसे पेपर में पूछ सकता है कि परासरण क्या है, परासरण दाब के बारे में बताइए। तो आपको पहले परासरण की हेडिंग डालनी है, फिर आपको डालनी है परासरण दाब की। और ये जो मैंने आपको बताई थी अर्धपारगम्य झिल्ली, ये भी आ सकती है लेकिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो परासरण दाब है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर लिखा है हमारा परासरण दाब। अब इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली पर लगाया गया वह बाहरी न्यूनतम दाब जो परासरण को रोक दे, मतलब जो परासरण की क्रिया हो रही है, मतलब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, यहाँ पर लिखा है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणुओं की गति, यही क्या कहलाएगी, परासरण की क्रिया। मतलब ये जो क्रिया हो रही है परासरण को रोक दे, उस दाब को परासरण दाब कहते हैं। जैसे कि अर्धपारगम्य झिल्ली बनाई थी हमने उस पर जो कि हम विलयन भरा है, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली है। अब इसके ऊपर से हम दाब डालेंगे तो जो परासरण की क्रिया हो रही है, जैसे कि मतलब कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक की गति हो रही है, ये इसको रोक देता है। क्या रोक देता है, बाहरी दाब। तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, परासरण दाब कहते हैं। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला, जिससे कि हम न्यूमेरिकल बनाते हैं और हमारे पेपर में आता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है PV बराबर nRT, पाई वी बराबर nRT। अब यहाँ पर देखिए n, अब हमने पाई यहाँ पर रखी है, b क्या कर लिया हमने, n के बटे में। जब गुणे में चीज़ होगी तो उसको हम हटाएंगे तो वो कहाँ पर आ जाएगी, बटे में, और यहाँ पर लिखा है RT। चूँकि हम मानते हैं कि n बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार होता है, मतलब विलेय के भारों की संख्या बटे विलेय के अणुभारों की संख्या, ये हम जानते हैं। अब देखते हैं पाई बराबर W/m, और ये वाली भी आ गई हमारी यहाँ पर, n की जगह हमने ये लिखा है ना, और b हमारी ये आ गई RT। अब देखते हैं पाई बराबर MB। अब ये बटे में तो यहाँ पर कहाँ जाएगी, गुणे में आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है पाई बराबर W/m इंटू V, गुणे, यहाँ पर गुणे का चिन्ह मानते हैं RT। अब देखते हैं इसमें का मेन फॉर्मूला, इसका मेन फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पर इसका मेन फॉर्मूला है जिससे कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वो है m बराबर W/π.B इंटू RT।
ये है हमारा मेन फॉर्मूला m बराबर W बटे पाई इंटू वी आर टी। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि m बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है W बराबर विलेय का भार, m बराबर विलेय का अणुभार और पाई बराबर क्या होता है, परासरण दाब होता है, और b जो होता है उसको हम बोलेंगे आयतन। r क्या है यहाँ पर, गैस नियतांक, मतलब जो प्रेशर डालते हैं वो है इसका गैस नियतांक। अब यहाँ पर देखिए T क्या है, ताप, मतलब टेम्परेचर है। अब ये देखिए परासरण दाब में बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं, जैसे कि एक तो ये हो गया, ये किसे ज्ञात करने के लिए हुआ है, ये है मोलर द्रव्यमान के लिए। किसके लिए, मोलर द्रव्यमान, यह है मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए। और इसमें एक फॉर्मूला और है जिसको हम लिख रहे हैं पाई बराबर CRT। यह है पाई बराबर CRT। जब आपको न्यूमेरिकल में CRT का मान दिया रखा हो तो आपसे पाई का मान पूछेंगे, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला है, ये लिखा है पाई बराबर W बटे M इंटू वी आर टी। इससे भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको बता देंगे कि कौन कौन से फॉर्मूले की कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा परासरण दाब क्या है। इसे हमने इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से बताया है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।